नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम आपको बताएंगे कि नून लीग ने 16 अक्टूबर के मार्के के लिए क्या दो बड़े फैसले किए हैं, फौज के मुतल्लिक खत का मामला क्या है और मियां नवाज शरीफ ने DGISI जनरल फैज़ हमीद पर क्या 3 डायरेक्ट इल्ज़ामात लगाए हैं। अगर आप इस खबर की तफसील जानना चाहते हैं और आने वाले दिनों में भी अहम मामलात से आगाह रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अब बात करते हैं आज के मौजू पर, यानी नून लीग ने बड़े मार्के के लिए क्या दो बड़े फैसले किए हैं और फौज के मुतल्लिक खत का मामला क्या है। आपको इस मामले से जुड़े 3 इंतहाई अहम वाक़यात और उनकी तफसील बताते हैं ताकि आप डॉट्स कनेक्ट करके यानी कड़ियों से कड़ियाँ मिलाकर इस पूरे मामले को समझ सकें। तो सबसे पहले आपको बताएं कि नून लीग के मरकज़ी इजलास से पहले 4 अहम शख्सियात का अलग इजलास भी हुआ था। इस इजलास के लिए इन चारों शख्सियात को अलग अलग पैगामात भेजे गए थे और इन चारों शख्सियात को नहीं मालूम था कि इस इजलास में मज़ीद कौन कौन शरीक होगा। जब ये चारों शख्सियात इजलास पे पहुंची तो इन्हें बताया गया कि आज 2 बड़े फैसले किए जा रहे हैं। इस इजलास में एक बैरूनी किरदार का जिक्र भी किया गया। ये किरदार मौजूदा सूरत हाल में इंतहाई अहमियत का हामिल है और पूरी गेम उल्टा सकता है। इस इजलास में शरीक 4 शख्सियात कौन थीं और इस इजलास में क्या 2 बड़े फैसले किए गए वो भी आपको बताएंगे। लेकिन पहले आपको बताते हैं कि मियां नवाज शरीफ ने आज के खिताब में DGISI जनरल फैज़ हमीद पर क्या 3 डायरेक्ट इल्ज़ामात लगाए ताकि आप इस पूरे मामले का पस मंज़र समझ सकें। तो आपको बताएं कि DGISI के मुतल्लिक नवाज शरीफ का पहला दावा और इल्ज़ाम जस्टिस शौकत अजीज़ सिद्दीकी के बारे में है। ये इल्ज़ाम उस वक्त के मुतल्लिक है जब मियां नवाज शरीफ और मरियम नवाज के केसेस एहतसाब अदालत में चल रहे थे। नवाज शरीफ ने अपनी आज की तकरीर में ये इल्ज़ाम लगाया और उस इल्ज़ाम में उन्होंने बराह रास्त जनरल फैज़ हमीद का नाम लिया। उनका कहना था कि जनरल फैज़ हमीद ने मुबैना तौर पर यह दबाव डाला कि नवाज शरीफ और मरियम नवाज के केसेस में जस्टिस शौकत अजीज़ सिद्दीकी को अदालती बेंच में शामिल ना किया जाए और इसका मकसद अपनी मर्जी का फैसला लेना था। नवाज शरीफ ने दूसरा इल्ज़ाम यह लगाया कि जनरल फैज़ हमीद ने यह मुबैना दबाव किसके कहने पर डाला। उनका सवाल था कि जनरल फैज़ हमीद किसके कहने पर काम करते रहे, क्या वो ये सब काम खुद कर रहे थे या किसी और के कहने पर कर रहे थे। इस मामले पर उनका इशारा आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की जानिब था। नवाज शरीफ का तीसरा इल्ज़ाम यह था कि जनरल फैज़ हमीद मुबैना तौर पर नवाज शरीफ और मरियम नवाज को सजाएं दिलवाने और नून लीग को इलेक्शन हरवाने में बराह रास्त मुलव्विस थे। उसके बाद मियां नवाज शरीफ ने एक और बहुत बड़ा इल्ज़ाम भी लगाया। ये इल्ज़ाम एक फ़ौजी अफसर और एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर की मुबैना मुलाकात के मुतल्लिक था। उन्होंने कहा कि यह मुलाकात उस वक्त की गई जब जज मोहम्मद बशीर की अदालत में उनके और मरियम नवाज के केसेस चल रहे थे और उन्होंने सवाल किया कि ये फ़ौजी अफसर जज मोहम्मद बशीर से क्यों मिले और जज को क्या पैगाम पहुंचाया गया। ये इल्ज़ाम मियां नवाज शरीफ का था। उसके बाद मियां नवाज शरीफ ने बराह रास्त आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का नाम लिया और नवाज शरीफ ने इल्ज़ाम लगाया कि जनरल बाजवा ने यह कहा कि उन्हें नवाज शरीफ का मामला सॉर्ट आउट करने दिया जाए, यानी नवाज शरीफ के खिलाफ कार्रवाई करने दी जाए। और मौलाना फजलुर रहमान इस दौरान यानी जिस दौरान फ़ौज मुबैना तौर पर नवाज शरीफ के खिलाफ कोई कार्रवाई कर रही है उस दौरान मौलाना फजलुर रहमान कोई धरना ना दें। उन्होंने इस इल्ज़ाम के मुतल्लिक अब्दुल गफूर हैदरी के बयान का एक मरतबा फिर हवाला दिया और मियां नवाज शरीफ ने अपनी तकरीर में ये अल्फाज इस्तेमाल किए कि कहीं से एक कर्नल निकलता है और कहीं से एक जनरल निकलता है। उसके बाद मियां नवाज शरीफ ने आसिम सलीम बाजवा पर नए इल्ज़ामात की बौछार कर दी। नवाज शरीफ ने इल्ज़ाम लगाया कि आसिम सलीम बाजवा के बच्चों और अजीज़ों ने भी अमरीका में अरबों रुपए के मुबैना असासे बनाए। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि तमाम मुबैना सबूत सामने आने के बाद भी
आसिम सलीम बाजवा से जानबूझकर हिसाब नहीं मांगा गया। उनका इल्ज़ाम था कि इस मामले में आसिम सलीम बाजवा और वज़ीर आज़म इमरान खान मिले हुए हैं, क्योंकि जब आसिम सलीम बाजवा ने दिखावे के लिए इस्तीफ़ा दिया तो इमरान खान ने जानबूझकर इस इस्तीफ़े को मंजूर नहीं किया और उल्टा ये कह दिया कि आप तो बहुत ईमानदार हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या ईमानदारी का मयार यही है। उसके बाद मियां नवाज शरीफ ने आसिम सलीम बाजवा पर एक और बड़ा इल्ज़ाम भी लगाया। उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान में हमारी आंखों के सामने हमारी हुकूमत को गिरा दिया गया। आसिम सलीम बाजवा भी वहीं मौजूद थे। वो उस वक्त कोयटा के कोर कमांडर थे और वहाँ हमारी हुकूमत गिराकर सेनेट के इलेक्शन में धांधली की गई और नवाज शरीफ ने कहा कि मुबैना धांधली करके बहुत बड़ा जुर्म किया गया। उसके बाद नवाज शरीफ ने वज़ीर आज़म इमरान खान और फौजी क़यादत पर इल्ज़ाम लगाते हुए कहा कि अगर आसिम सलीम बाजवा के असासों की तहकीकात नहीं करना चाहते तो उन्हें हिलाले इस्तक़लाल या तमग़ा जुर्रत ही दे दें, यानी आसिम सलीम बाजवा को ये तमग़ों से नवाज दें। उसके बाद मियां नवाज शरीफ ने फ़ौज पर यह इल्ज़ाम भी लगाया कि इलेक्शन से पहले ही फ़ौज का खेल शुरू हो गया था और इसी खेल में उन्हें नाअहल भी करवाया गया। नवाज शरीफ का इल्ज़ाम था कि उनके खिलाफ जो JIT बनी उसमें जानबूझकर MI और ISI के नुमाइंदे शामिल किए गए और ये सब कुछ एक स्क्रिप्ट के मुताबिक था। नवाज शरीफ ने यह इल्ज़ाम भी लगाया कि JIT के लोगों को व्हाट्सएप के ज़रिए एक खुफिया मंसूबे के तहत चुना गया और इस पूरे मंसूबे का मकसद उन्हें यानी नवाज शरीफ को नाअहल करना था। मियां नवाज शरीफ ने इल्ज़ाम लगाते हुए ये भी कहा कि इलेक्शन के दौरान जानबूझकर RTS को बंद किया गया और ये सब कुछ एक मंसूबे का हिस्सा था और उन्होंने फ़ौज की तरफ इशारा करते हुए कहा कि हॉर्स ट्रेडिंग का एक बाजार गर्म किया गया और एक गुमनाम आदमी को सेनेट का चेयरमैन भी बनाया गया। नवाज शरीफ ने अस्करी क़यादत पर यह इल्ज़ाम भी लगाया कि उसने इमरान खान और ताहिरुल कादरी का मुबैना गठजोड़ बनाया और उन्हें इम्पोर्ट करके यानी उन्हें दरामद करके इस्लामाबाद में बिठा दिया गया। उसके बाद नवाज शरीफ ने फ़ौज की जानिब इशारा करते हुए ये इल्ज़ाम भी लगाया कि आपने एक कठपुतली को वज़ीर आज़म बनाया है। मुल्क में इस वक्त आटा, चीनी, रोटी और बिजली अगर महंगी हुई है तो उसकी जिम्मेदारी इमरान खान से ज़्यादा मुबैना तौर पर उनको लाने वालों पर आयद होती है और उन्हें इसका जवाब देना चाहिए। नवाज शरीफ का यह भी इल्ज़ाम था कि जनूबी एशिया में इस वक्त पाकिस्तान सबसे पसमानदा मुल्क बन चुका है और इसका जवाब भी इमरान खान को नहीं मुबैना तौर पर उन्हें लाने वालों को देना चाहिए। इसी तकरीर में मियां नवाज शरीफ ने फ़ौज का हलफ भी पढ़कर सुनाया और कहा कि फ़ौज का हलफ होता है कि कोई भी फ़ौजी किसी किस्म की सियासी सरगर्मियों में मशगूल नहीं होगा। उन्होंने कहा कि इस हलफ को तोड़ना गद्दारी है और जो भी फ़ौजी इस हलफ को तोड़ेगा मैं उसके साथ हाथ नहीं मिलाऊंगा। और उन्होंने फ़ौज पर तनकीद करते हुए कहा कि जो फ़ौजी मार्शल लॉ लगाने के लिए वज़ीर आज़म हाउस की दीवारें फलांगते हैं मैं उन्हें सलाम पेश नहीं करता। और अब बात करते हैं कि 4 शख्सियात के अलग इजलास के मुतल्लिक और उसमें किए जाने वाले 2 बड़े फैसले क्या थे। तो आपको बताएं कि ये जो अलग इजलास था इसमें राना सनाउल्लाह, एहसन इकबाल, खुर्रम दस्तगीर और शाहिद खाकान अब्बासी को बुलाया गया था। और इस इजलास में फैसला किया गया कि मियां नवाज शरीफ की जो आज की तकरीर है उसमें सऊदी अरब की पाकिस्तान से नाराज़गी का जिक्र ज़रूर किया जाएगा और इसका एक बहुत ही ख़ास मकसद था। अगर हमारी हुकूमत होती या आगे हमारी हुकूमत आ जाए तो हम OIC के मुकाबिल कोई ब्लॉक नहीं बनाएंगे बल्कि आपके साथ ही खड़े होंगे। इसीलिए मियां नवाज शरीफ ने मुल्की सियासत पर अपनी तकरीर में बैरूनी किरदार यानी OIC और सऊदी अरब का जिक्र करते हुए कहा कि इस हुकूमत को किसने कहा था कि वो OIC के मुकाबले में एक नया ब्लॉक बनाने की कोशिश करे। इसके अलावा इस इजलास में ये फैसला भी किया गया कि खुर्रम दस्तगीर गुजरांवाला में मरियम नवाज के लिए एक बहुत बड़े जलसे का इंतज़ाम करेंगे और पंजाब में जलसे करके इस्टेब्लिशमेंट यानी फ़ौज पर दबाव बढ़ाया जाएगा। और यहाँ आपको ये भी बताएं कि नून लीग ने फ़ौजी क़यादत से मुलाकातों के बारे में जो ख़त या मरासला जारी किया था उस पर हमारे ज़राए के मुताबिक ख्वाजा आसिफ और शहबाज शरीफ ने
उस ख़त के मंदरजात पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था और एतराज़ भी किया था। इस ख़त में नून लीग के रहनुमाओं पर यह पाबंदी लगाई गई थी कि वो अस्करी क़यादत से मुलाकातें नहीं करेंगे। नवाज शरीफ की तकरीर पर हुकूमती हलकों ने बहुत सख्त रद्द-ए-अमल देते हुए कहा है कि मियाँ नवाज शरीफ दरअसल अल्ताफ़ हुसैन पार्ट 2 बन चुके हैं और उनका कहना है कि नवाज शरीफ मुल्क से लूटे गए अरबों रुपए के असासे बचाने के लिए अपने ही मुल्क और उसके इदारों पर हमला कर रहे हैं। उन्होंने ये सवाल भी उठाया कि नवाज शरीफ ने अपने असासों के मुतल्लिक कौमी असम्बली में सफ़ेद झूठ क्यों बोला और ये कहाँ लिखा है कि अगर वो 3 मरतबा वज़ीर-ए-आज़म रहे हैं तो उनका एहतसाब नहीं हो सकता। इसके साथ साथ हुकूमती रहनुमाओं ने यह अंदिया भी दिया कि चूंकि अदालत से वो मफरूर हैं, अदालती फैसले के मुताबिक ये मफरूर हैं, इसलिए इस बात पर गौर किया जा सकता है कि उनकी तकारीर के नशर होने पर पाबंदी लगवाई जाए। आज के प्रोग्राम के लिए बस इतना ही। अगले प्रोग्राम तक के लिए खुदा हाफिज़।